बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो कहते हैं कि यदि किसी मीडियम में वेव प्रोपगेट कर रहा है तो वो इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में क्या करता है, प्रोपगेट करता है। अब ये हमारा क्या हो गया, एक वेव हो गया। लेकिन यदि उसी मीडियम में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वेव प्रोपगेट कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने एक वेव ये भी ले लिया है, तो जब ये दोनों वेव मीडियम में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं, तो जब ये मिलते हैं तो नया वेव फॉर्म होता है और उसमें जो वेव बनेगा वो क्या होगा, तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है और इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है। तो जो नया वेव बनता है उसमें इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब ये नया वेव जो बनेगा उसमें क्रेस्ट और क्रेस्ट एक जगह पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो जो क्रेस्ट की हाइट रहेगी वो बढ़ जाएगी। और देख रहे हैं कि ट्रफ और ट्रफ आपस में जब सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ट्रफ की हाइट भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से यदि हम देख रहे हैं कि किसी जगह पर पहले वाले वेव का क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे वाले वेव का उस जगह पर क्या आ जाता है, ट्रफ आ जाता है। इस तरह से देखिए, इधर में पहले वाले का क्रेस्ट आ गया है और उसी जगह पर दूसरे वाले का क्या आ गया है, ट्रफ आ गया है। तो यदि इन दोनों की हाइट आपस में सेम होगी तो जो हमारा अगला वेव बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। भाई अगर मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव है और ये 2 सेंटीमीटर नेगेटिव है, तो जब क्रेस्ट और ट्रफ दोनों की हाइट आपस में क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो जो नया वेव बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं रहिएगा, यहाँ पर वेव ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि मीडियम का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस जगह पर 0 हो गया है। वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब यहाँ से वो दोनों अलग होंगे तो फिर से इंडिविजुअल वेव के फॉर्म में आगे बढ़ने लगेंगे। तो देखिए, ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ऐसे दिखाया भी है कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन 2 और मोर वेव्स प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम, एक मीडियम में चल रहे हैं, सुपर इम्पोज वन अनदर, जब एक दूसरे से मिलते हैं, देन अ न्यू वेव इज़ फॉर्म्ड इन विच, एक नया वेव बन जाएगा जिसमें in which resultant displacement at any instant will be equal to the vector sum of displacement due to each wave। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनका वेक्टर सम होता है। तो इस फिगर में मैंने दिखाया है यहाँ पर कि पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट y1 है और यहाँ दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो जब क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिलेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो ये कहलाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बच्चों, इंटरफेरेंस को समझने के लिए एक टॉपिक आपको और पता होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। देखिए, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 सोर्सेस ऑफ लाइट्स हैं, ऐसे इसको ले लेते हैं, S1 है और ये क्या है, S2 है, और ये दोनों क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो यदि इनके वेवलेंथ, अगर इनके वेवलेंथ और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों के थ्रू, दोनों सोर्स ऑफ लाइट हैं, ये क्या करेंगे, लाइट वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में सेम है और साथ ही साथ क्या है, इन दोनों के फेज भी क्या है, सेम है, मतलब सेम फेज में है। तो भाई 3 बातें अभी हमने बोला है। पहला क्या बोला है कि इफ़
sources of light emitting light wave of same wavelength, same frequency and in same phase, सेम फेज में हो, या फिर अगर फेज डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। देखो फेज का मतलब होता है मेनली एंगल्स, जिसको हम लोग वेव में ओमेगा टी से दिखाते हैं। तो अगर सोर्सेस ऑफ लाइट हैं और वो ऐसे लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है, साथ में क्या है वो सेम फेज में है, या फिर अगर फेज डिफरेंस है तो उस फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट, ऐसे मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट को ही हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो देखिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं। अब देखिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी जान लिया, हमने कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट भी जान लिया, तो अब हम इंटरफेरेंस के फिनोमिनन को समझ सकते हैं। देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, मेनली इंटरफेरेंस क्या होता है, तो आप ये समझिए कि अगर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है तो उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो हर जगह क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसा रहेगा। साथ ही साथ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मतलब जो वेव रहेगा उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा उसी के स्क्वायर के इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। देखिए टॉपिक फिर से हम बताने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है तो हर जगह मीडियम में लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट इफ लाइट इज फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, यदि हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, जैसे S1 हो गया और S2 हो गया, तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में मैंने भी बताया कि उनके थ्रू जो लाइट प्रोड्यूस होगा उनके वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, साथ में वो क्या होंगे, वो सेम फेज में होंगे, या फिर अगर फेज का डिफरेंस है तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि मतलब टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, तो अगर ऐसा रहेगा तो इनके कारण हम पाएंगे कि कुछ जगहों पर लाइट की इंटेंसिटी हमको मीडियम में बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी और कुछ जगह पर लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम दिखाई पड़ेगी। तो इस को ही कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब समझना होगा कि क्या कारण होगा कि कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही होगी और कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जा रही होगी। तो देखिए अभी मैंने इसलिए इसको बताया है कि ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सो इफ सिंगल वेव इज प्रेजेंट, केवल एक ही वेव है तो भाई यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रहेगी। लेकिन अगर वेव हमारे मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, वो भी टू हैं, उनके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, देयर विल बी टू वेव्स। ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया ऐसे। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए हो गया, और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर ये सुपर इम्पोज होंगे, देखिए अब हमारा आ गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो जब ये सुपर इम्पोज होंगे मतलब एक दूसरे से जब मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये बन गया ऐसे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो अभी हमने देखा है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, तो जहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा होगा उस जगह पर एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पर हमारा वेव के क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा होगा। देखिए जैसे ये हो गया है, ये ऐसे हो गया, तो अगर ये ए है और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस ए है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब सपोज कर लीजिए कि हमारा ए और बी की वैल्यू क्या है, सेम है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन अगर सेम है
तो सेम है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इधर और बी हो जाएगा इधर। तो टोटल जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहाँ के लिए देखिए सिंगल के लिए, लेकिन यहाँ के लिए क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला था और ट्रफ से ट्रफ मिला था उस जगह पर तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और लाइट की इंटेंसिटी भी उस जगह पे बढ़ जाएगी। और जिस जगह पर हमारा क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा होगा और ट्रफ से क्रेस्ट मिल रहा होगा उस जगह पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, अगर बराबर है तो 0 हो जाएगा। और उस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन दिखा रहे हैं, क्या होता है, व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट सुपर इम्पोज वन ऑन अदर वन एन अदर होगा यहाँ पे, सुपर इम्पोज ऑन वन एन अदर देन एट सम प्लेसेस, भाई कुछ जगहों पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड एट सम प्लेसेस ऑफ मीडियम इंटेंसिटी ऑफ लाइट गेट डिक्रीज्ड एंड दिस phenomenon इज नोन एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स में ऐसे शो किया है कि यहाँ पर क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा है तो इंटेंसिटी बहुत कम हो गया जिसको 0 दिखाए हैं, और यहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया है। बच्चों देखिए इंटरफेरेंस भी दो तरह का होता है, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। दो तरह का नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि जहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है और ट्रफ से ट्रफ मिलता है उस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उस रीजन में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जिस जगह पर क्रेस्ट टू ट्रफ मिलता है और ट्रफ टू क्रेस्ट मिलता है उस जगह पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए बच्चों ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन, छोटी सी बात कि इंटरफेरेंस होता क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जहाँ से हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि वेव इक्वेशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव इक्वेशन ही है, लेकिन ये किसके लिए है, तो कोहेरेंट वेव के लिए है। तो वेव इक्वेशन क्या होता है, y1 पहले वेव के लिए a sin ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा टी क्या है, तो कहेंगे ये फेज मीन्स एंगल। और दूसरे वेव का वेव इक्वेशन लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं y2 इज इक्वल टू द b sin ओमेगा टी प्लस फाई। देखिए ओमेगा टी क्या है, फेज है, और इस वाले में क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, फेज है। समझिए इस बात को, फेज मीन्स एंगल होता है। देखिए साइन के बाद एंगल ही लिखते हैं, इधर साइन के बाद एंगल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ओमेगा टी है और इसमें ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फाई क्या है, फेज का डिफरेंस है। देखिए फाई फेज डिफरेंस है। और ए और बी क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा क्या होता है, तो कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, और टी टाइम है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो नए वेव का फॉर्म करेंगे, और जब नया वेव बनाएंगे तो उनका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वेशन आएगा। देखिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ बल्कि केवल उस बातों को कर रहा हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल ईजी वे में सॉल्व कर जाएं, आप कॉन्सेप्ट समझ लें। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, बी क्या है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है, और लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो जब नया वेव बनेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है, लिखेंगे आर इज इक्वल टू द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई आ गया है। अब देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। हम लोग इंटेंसिटी अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू द के ए स्क्वायर,
एंड I2 इज इक्वल टू द के बी स्क्वायर। के क्या है तो कांस्टेंट है और ए और बी क्या है उनके एम्पलीट्यूड हैं। बच्चों अगर कह रहे हैं कि जब सुपर इम्पोज हो गए हैं तो ये एम्पलीट्यूड हो गया है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है तो रिजल्टेंट के लिए हो जाएगा इज इक्वल टू द के इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि फॉर रिजल्टेंट वेव इंटेंसिटी हो जाएगा के इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू द के। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो ये था, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, लिख दिया i इज इक्वल टू द के। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाई के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर की वैल्यू I1 डिवाइडेड बाई के, और यहाँ से जब बी स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा I2 और डिवाइडेड बाई के, तो यहाँ पर I2 डिवाइडेड बाई के प्लस 2। अब देखिए हमको लिखना था ए बी, तो स्क्वायर की वैल्यू तो है I1 डिवाइडेड बाई के और स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है I2 डिवाइडेड बाई के। तो जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में I1 और I2 और डिवाइडेड बाई के। अंडर रूट में के आएगा लेकिन के डबल आएगा इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। साथ में हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू कॉस थीटा। अब देखिए नीचे से सभी के कट जाएंगे, सो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू द I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। तो ये हमारे पास नेट इंटेंसिटी का फार्मूला है। कब? जब वेव सुपर इम्पोज होंगे एक दूसरे के ऊपर तब। अब अगर हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर कि लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो जनरल सी बात है कि इसमें cos फाई की वैल्यू को हमें मैक्सिमम लेना होगा, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है तो वो होती है 1। तो इसी इक्वेशन में जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर देंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई पार्ट में बनता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए हम तो ये समझ लिए हैं कि cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो कौन कौन से एंगल होंगे जिसके लिए cos फाई की वैल्यू 1 आएगी। तो पहले तो हो जाएगा cos 0 डिग्री, फिर यहाँ से देखेंगे 2 पाई जिसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री, फिर 4 पाई मतलब 2 पाई का डबल कर देंगे तो 720 डिग्री। इस तरह से हमारे पास ये एंगल होने चाहिए। तो एक जनरल फार्मूला यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, इसको आप याद रखेंगे। फाई का जो कि फेज डिफरेंस है कितना होना चाहिए 2 पाई n, वेयर n इज इक्वल टू द 0 1 2 3। बच्चों अगर हम बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो एंगल आएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए तो आ रहा था 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, जिसको एक जनरल फार्मूले में हमने लिख दिया फाई इज इक्वल टू द 2 पाई n, जिसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट किए थे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, जिससे हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो एंगल आ जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई, इन सभी वैल्यू के लिए cos फाई की वैल्यू आती है -1। तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू द 2n - 1 पाई। इसको याद करना होगा आपको कि कंस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू द 2 पाई n, जिसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है फाई इज इक्वल टू द 2n - 1 और ब्रैकेट के बाहर में पाई। यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेते हैं 0 नहीं 1 2 3, इधर में 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाती है 1 2 3। तो देखिए ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना होगा, जिसे ध्यान देना होगा।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिस पे कि 100% क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे वेव हमारा मिल रहा है और जिस जगह पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है उस जगह पर इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है। और जिस जगह पर क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा होता है उस जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव का मिलना तो किस जगह पर मिल रहा है वो डिपेंड करता है उनके पाथ पे। जैसे अगर कहीं पर क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है तो पाथ का अंतर कुछ ऐसा था कि उस जगह पर दोनों वेव जब पहुँचे हैं तो एक का क्रेस्ट आ गया है उस जगह पर और दूसरे का क्रेस्ट आ गया है कंस्ट्रक्टिव में। लेकिन अगर कोई ऐसा जगह है तो जहाँ पर कि क्रेस्ट से क्रेस्ट पहुँचा है लेकिन दूसरे वेव का वहाँ पर क्या पहुँचा है, ट्रफ पहुँचा है, तो पाथ का अंतर होता है, कितना अंतर है जिससे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कितना अंतर है जिससे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आगे है जिसको हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों देखो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पाथ का मतलब होता है रास्ता और रास्ते का डिफरेंस, तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा इसको, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो स्पीड की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो स्पीड की वैल्यू लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कहोगे यही चीज़ तो फिर से लिख रहे, थोड़ा समझिएगा इसको। असल में ये जो डिस्टेंस हम लिख रहे हैं उसको कहते हैं वेवलेंथ। वेव का अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं या स्पीड निकाल रहे हैं तो वेवलेंथ लेंगे, और जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। एक वेव, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, एक वेव है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ कहलाता है वो कहलाता है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। तो ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम लोग इसी पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिफरेंस पाथ का डिफरेंस कहिए चाहे डिस्टेंस कहिए, बात एक ही है, तो स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर फेज़ के टर्म में पढ़ रहे हैं, एंगल के टर्म पढ़ रहे हैं, तो इसी डिस्टेंस को तो हम लैम्डा से दिखा देंगे, लेकिन टाइम की जगह ये एंगल यूज़ करेंगे। देखिए पूरे पूरे के वेव में, एक वेव में कितने एंगल पाए जाते हैं, तो कहते हैं 2 पाई। देखिए ऐसे समझिए, सर्कल है हमारा ऐसे, तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे 4 पार्ट। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या आ जाता है, कैपिटल टी लेते हैं। लेकिन अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा t/2, और ये भी हो जाएगा t/2, ये भी हो जाएगा t/2, और ये भी हो जाएगा t/2। तो 1t/2, 2t/2, 3t/2, 4t/2, मतलब 4t/2 मीन्स कैपिटल टी। तो चाहे हम कैपिटल टी लिखें, चाहे इसको लिख दें 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो कैपिटल टी को हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं एंगल से, तो आ जाएगा 2 पाई। अब साथ में जब अगर हमने एंगल से रिप्लेस कर दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फेज के डिफरेंस एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे कि आखिरकार जब वेव मिल रहा है तो उसमें एंगल का क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है पाथ डिफरेंस का। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाए हैं। पाथ डिफरेंस स्पीड ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ द एंगल, तो डिस्टेंस अपॉन एंगल 2 पाई, एक वेव में जो एंगल इन्वॉल्व होता है, साथ में फेज डिफरेंस। तो आप लोग देख रहे हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको हमने पढ़ाया था क्या, 2πn पढ़ाया था, अभी कुछ देर पहले दिखाया था। तो जब इसको हम इसकी जगह पर 2πn प्लेस करेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा n लैम्डा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जहाँ पर मिल रहा है उस जगह पर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, लैम्डा के इक्वल है। भाई 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 0 है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव,
तो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है एन लैम्डा, यहाँ एक्स से इंडिकेट करना है इसको। तो एन की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 इस तरह से होता है। तो अगर एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 0। तो अगर किसी जगह पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर ब्राइट बैंड बनेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी पाथ डिफरेंस की लैम्डा। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है तो भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब अगर लैम्डा या तो पाथ डिफरेंस 0 हो या वेवलेंथ का मल्टीपल हो, तो ऐसे केस में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बच्चों देखो, अगर दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कहेंगे इस बार क्या हो जाएगा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई तो वही रहेगा, लेकिन फेज डिफरेंस कौन सा लेंगे, तो वो वाला लेंगे जिसके लिए हमारा फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव था, मतलब 2n-1 इंटू पाई। देखिए फेज डिफरेंस किसका होता है, ये किसका फेज डिफरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव का। तो यहाँ से पाई कट जाएगा तो अपने पास इक्वेशन आ जाता है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द लैम्डा बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। देखिए फ्लो है इसमें, लैम्डा बाई 2 2n-1, लैम्डा बाई 2 2n-1, ईजी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर n की वैल्यू होती है 1 2 3 4। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है लैम्डा बाई 2 आ सकता है। और अगर n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया तो 2 2 जा 4 -1 तो आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। ऐसे ही आगे पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। तो क्वेश्चन में अगर हमसे कहता है कि बताइए जिस जगह पर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं, उनके वेव मीट कर रहे हैं, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, तो हम बताएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर कह रहा है कि 3 लैम्डा बाई 2 है तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, तो बताएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसे अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पूरी तरह से बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी जगह से पूछते हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। अब होता क्या है कि एक हमारा टॉपिक होता है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट लिया हुआ है और ये लाइट जब स्क्रीन पर मिल रहा होगा, जैसे इस पॉइंट पे ऐसे यहाँ से लाइट ऐसे आएगा और यहाँ से लाइट ऐसे आएगा पी पे। तो इस सेंटर वाले जगह से इसका डिस्टेंस क्या ले लिए हैं, x ले लिए हैं। साथ में जो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं वो आपस में स्मॉल d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। और यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है, जो कोहेरेंट सोर्स से हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस है, वो कैपिटल D है। तो अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा तो यहाँ से x का पोजीशन का फार्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको याद करेंगे, गारंटी है इस पे क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है। देखिए इधर इन सबों से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, अगर ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन पता करना होगा तो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। याद करना होगा आपको, फिर से बोले एन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 इस तरह से होती है। तो अगर n की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए पाथ डिफरेंस, इधर में हम पाथ डिफरेंस पढ़ा रहे थे और यहाँ x की वैल्यू को क्या बता रहे हैं, पोजीशन। तो अगर x की वैल्यू 0 आ रहा है, n की वैल्यू 0 लिए तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब अगर n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये फॉर्मूला है फॉर द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। और फॉर द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होता है, तो देखिए x इज इक्वल टू द, अब ये x डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताने लगेगा। तो लिखते हैं ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। गौर करिएगा, जैसे
कंस्ट्रक्टिव में तो n यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या यूज़ करते हैं 2n-1। और बाकी जो वहाँ पर था लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो उसकी बजाय है लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये फार्मूला बनता है फॉर द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, गौर करिए यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगा। लेकिन यहाँ क्या आएगा, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d आएगा। और n की वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। तो ये बता रहा है हमारा पोजीशन ऑफ डार्क बैंड। इस पे आपसे क्वेश्चन बनता है, साथ में एक ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक फार्मूला है कि जो डार्क बैंड बनता है चाहे ब्राइट बैंड बनता है तो उसके विड्थ की वैल्यू आपसे पूछता है। तो विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ऑलरेडी यहाँ पे था देखिए लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये चाहे हमसे पूछेगा कि बताइए ब्राइट बैंड का विड्थ क्या होगा, चाहे डार्क बैंड का विड्थ क्या होगा, तो दोनों के लिए यही फार्मूला होता है। बच्चों इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप किसी भी जगह के क्वेश्चन को, चाहे वो बोर्ड के हों चाहे कंपटीशन के हों, इन चीज़ों का यूज़ करके इजीली सॉल्व करते हैं। थैंक यू बेटा।